अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। पहला प्रश्न है कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा की गई थी? संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति, ऑप्शन ए एलम सिंघवी कमेटी। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति एलम सिंघवी कमेटी ने की थी। एलम सिंघवी कमेटी का गठन वर्ष 1986 ईस्वी में किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के कार्यकाल में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ है। आप जानते हैं कि हर साल 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मध्य भारत में एक बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? देखिए, भूमि पैमाइश जो है आपका सिलेबस में लेखपाल के ग्राम समाज की, तो घटना चक्र 2022 एडिशन का जो लास्ट चैप्टर है 16वां चैप्टर, वहाँ पर अच्छे से कवर किया गया है सारे डाटा को। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 0.2529 हेक्टेयर। मध्य भारत में एक बीघा 0.2529 हेक्टेयर के बराबर माना गया है। एक बीघा बराबर कितने वर्ग गज होगा? तो 3025 वर्ग गज होगा। एक एकड़ में 1.6 बीघा होता है और एक हेक्टेयर में 3.95 बीघा होता है। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कई सेटों में आपको देखने को मिला होगा यह क्वेश्चन। यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन सी भू अधिकारों के प्रलेख से है। जमाबंदी भू अधिकारों के प्रलेख होते हैं। जमाबंदी के रजिस्टर में भू मालिकों के नाम, भूमि का क्षेत्र, भूमि मालिकों का शेयर, खेती, किराया, राजस्व, जमीन आदि का वर्णन होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया? रोलिंग प्लान की अवधारणा का, यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी गुन्नार मिर्डल मॉडल। रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन गुन्नार मिर्डल ने किया था। रोलिंग प्लान को अनवरत योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसका कार्यकाल 1978 ईस्वी से 1980 तक रहा। इस योजना के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी.टी. लकड़वाला थे। इस योजना के दौरान वर्ष 1979 ईस्वी में ट्राइसेम की शुरुआत की गई थी, जिसका विलय वर्ष 1999 ईस्वी में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना में कर दिया गया था। छठवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 2 बार की गई। पहली बार की वर्ष 1978 से 83 जनता पार्टी सरकार द्वारा, इसके बाद दूसरी बार 1980 से 85 इंदिरा सरकार के द्वारा। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितना वन क्षेत्र पाया जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर 16,582 वर्ग किलोमीटर होगा। और वैसे आपको जो पढ़ना है वो 2021 ही आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि हर 2 साल पर जो है वन रिपोर्ट जारी की जाती है। 19 के बाद 21 भी जारी कर दी गई। अगला है आपका, यदि आपने कवर किया होगा जो फुल पत्ती करंट अफेयर्स करवाया गया था, वहाँ पर वन रिपोर्ट दी गई थी लास्ट में नोट के रूप में, तो आपने कवर किया होगा, चैनल पर जुड़े होंगे तो आपको मालूम होगा, आपको वहीं से अपडेट होना है। बाकी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 के लिए एक स्पेशल वीडियो आएगा, तो आप लोग वहाँ से कवर कर सकेंगे। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप तैयार कौन करता है? प्रस्तुत कौन करता है? तो है एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद कार्यकारी निकाय है जो पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती है और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद को योजना आयोग का पितामह कहा जाता है। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों दैट इज रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है?
ऑप्शन बी खड़ी बोली। खड़ी बोली रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली, फर्रुखाबाद, रामपुर आदि को रोहिलखंड कहा जाता है। अवधि में देखेंगे तो अवधि में रीजन में आएंगे लखनऊ, प्रतापगढ़, फैजाबाद आदि बोली जाती है। जबकि ब्रजभाषा का देखेंगे तो मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद आदि में बोली जाती है। वहीं पर बुंदेलखंड रीजन का देखेंगे तो झांसी, ग्वालियर, जालौन आदि में बोली जाती है। अगला है कि जिले में सर्वोच्च राजस्व अधिकारी कौन होता है। जिले की बात की जा रही है तो सिंपल सी बात है, जिला अधिकारी ही होंगे। तो ये हायरार्की सिस्टम यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्व की दृष्टि से जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी जिला अधिकारी, इसके बाद फिर उप जिला अधिकारी यानी एसडीएम, फिर तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, फिर कानूनगो, फिर लेखपाल। इसलिए जो थोड़ा कम उम्र में लोग बन जाते हैं लेखपाल वगैरह, तो कानूनगो वगैरह भी बन जाते हैं। और कोई एनटीए वगैरह होता है, नायब तहसीलदार, पीसीएस के थ्रू सेलेक्ट तहसीलदार, और कम उम्र है तो एसडीएम भी बन जाता है। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। तहसील स्तर पर बात की जा रही है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा, पंचायत समिति। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहा जाता है। पंचायत समिति तहसील तालुक के रूप में भारत में सरकार की स्थानीय इकाई होती है और यह उस तहसील के सभी गांवों पर समान रूप से कार्य करता है और इसी प्रशासनिक ब्लॉक भी कहते हैं। ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी होती है। देखिए, पंचायती राज सिस्टम और ग्राम समाज से संबंधित तथ्यों को घटना चक्र 2022 एडिशन को थ्योरी वाला कवर कराया गया है। चैप्टर नंबर 5 या 6 है, उसको अच्छे से कवर कर लीजिए, वहाँ पर अच्छे से समझाया गया है। और यदि आप पॉलिटी भी पढ़े होंगे तो पंचायती राज सिस्टम जो पार्ट 9 है, जहाँ से भी पढ़े होंगे आपको मालूम होगा, तो आप उससे भी कवर कर सकेंगे। लेकिन जो घटना चक्र 2022 एडिशन, वहाँ से अगर कवर कर लेंगे तो सारा अच्छे से कन्फर्म हो जाएंगी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है। ऑप्शन ए गिरदावरी। भू कृषि का रिकॉर्ड गिरदावरी कहलाता है। यह एक प्रकार का फसल सर्वे है जो साल में 2 बार होता है। खतौनी एक किसान के पास कुल कितनी भूमि है, इसका इंद्राज खतौनी में होता है। जमाबंदी की बात की जाए तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी किसान की समस्त कृषि भूमि का विवरण एक ही रजिस्टर में होता है, जिसे की जमाबंदी कहा जाता है। प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है। इन 4 विकल्पों में कि आपको बताना है कहाँ पर है कृषि विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी झांसी में। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा। रानी लक्ष्मीबाई, जिसे भारत सरकार द्वारा संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में वर्ष 2014 में स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के राज्य के झांसी जिले में है। तो याद रखिएगा, देश के यहाँ केंद्रीय कृषि विद्यालय की बात की जा रही, जो कि देश का पहला है। कल्प योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा से। 1998 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री रविंद्र शुक्ला ने प्राथमिक शिक्षा के लिए कल्प योजना का आरंभ किया था। इसमें प्राथमिक शिक्षा में सरस्वती वंदना एवं वंदे मातरम का गायन अनिवार्य बताया गया था, जिसको लेकर कतिपय वर्ग के लोगों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया, जिससे कि सरकार को इस प्रकार की वंदना पर रोक लगानी पड़ी। और इन्हीं सब गतिविधियों के कारण यह योजना काफी चर्चित भी रही। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है। चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के विकलांग बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय की स्थापना करने हेतु वर्ष 2008 में प्रस्ताव दिया गया। नवंबर 2011 में उद्घाटन में पहले से ही जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना 7 अगस्त 2001 को हुई थी और यह भारत और विश्व में विकलांगों के लिए स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय है। तो चित्रकूट का है विकलांग विश्वविद्यालय, जिसका नाम है
जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? ऑप्शन सी सही जवाब होगा क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण जो है ऐसा होता है। पौधों का रंग प्रायः उनमें पाए जाने वाले लवक के कारण होता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, आवरणी लवक, हरित लवक और वर्णी लवक। हरे टमाटर में हरित लवक पाया जाता है, जबकि वहीं पके हुए टमाटर में वर्गी लवक पाया जाता है, अर्थात पकते ही टमाटर के जो रंग है वो लाल होने का प्रमुख जो कारण है वो हरित लवक का वर्णी लवक में बदल जाना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ में 200 जनपदों में प्रारंभ की गई थी और वर्ष 2007-8 के बजट में इसके विस्तार का प्रस्ताव किया गया। 200 जनपदों से प्रारंभ, फिर 300 जनपदों में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि कानपुर में 1857 की विद्रोह का दमन किसने किया था? किसने दमन किया था ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, कैंपबेल। कानपुर में 1857 की विद्रोह का दमन कॉलिन कैंपबेल ने किया। इसी ने लखनऊ में भी विद्रोह का दमन किया और कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी सही जवाब होगा, चेन्नई। पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय मद्रास चेन्नई में स्थित है। फिर वर्ष 2018 मार्च में पशु कल्याण बोर्ड के मुख्यालय को मद्रास से जो है उसको ट्रांसफर करके बल्लभगढ़ हरियाणा में स्थानांतरित कर दिया गया। तो अब आपको याद रखना है कि पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। यह जो है बल्लभगढ़ हरियाणा में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि बनारस में अधिवेशन रहा है 1905 का, और जानते हैं इसी टाइम पर जो है बंगाल विभाजन का निर्णय इसी अधिवेशन में लिया गया था। दैट टाइम जो रहे वो लॉर्ड कर्जन रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप मॉडर्न हिस्ट्री से भी कवर करते होंगे। 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ध्यान दीजिएगा, बंगाल डिवीजन भी आपसे हिस्ट्री वगैरह में अक्सर पूछ लिया जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई? स्वराज पार्टी, तो वह स्थान होगा इलाहाबाद, प्रयागराज। ऑप्शन बी। असहयोग आंदोलन के असमय वापसी से दुखी होकर 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। 16 जून 1925 को चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद मालवीय जी ने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी नाम से नई पार्टी बनाई थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया? नाई धोबी बंद आंदोलन, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा, प्रतापगढ़। जमींदारों एवं ताल्लुकदारों का सामाजिक बहिष्कार करने के लिए प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया और वर्ष 1920 ईस्वी में बाबा रामचंद्र की अथक प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन भी हुआ। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र कौन सा है? ऑप्शन यहां पर ए सही जवाब होगा, ज्वार अरहर। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र ज्वार अरहर है। किसी खेत से एक निश्चित समय में उसकी मृदा उर्वरता को बनाए रखते हुए उगाए जाने वाली फसल के क्रम को फसल चक्र कहते हैं। अर्थात एक ही क्षेत्र में एक ही स्थान पर अलग अलग समय में बदलकर फसल की बुआई करना ही फसल चक्र कहलाता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है?
ऑप्शन ए सौर शक्ति। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर शक्ति सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। गुजरात में विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा रही है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय उत्तर पूर्व राज्यों में और सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए स्थापना लागत पर 70% सब्सिडी प्रदान करता है। राष्ट्रीय सौर मिशन के इसके विकास में लगा हुआ है और इसे भविष्य का ईंधन भी कहा गया है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर वनों का विस्तार होना आवश्यक है? तो 1/3 यानी ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा 33.33%। केंद्र सरकार द्वारा 1998 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई, जिसके अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के 33.33% भाग पर वनों का विस्तार आवश्यक है, जिसमें 33% में देखेंगे 60% पर्वतीय क्षेत्रों में तथा 25% मैदानी क्षेत्रों की बात की गई है। देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल जो क्षेत्रफल है वह है 80 यानी 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है। अब ये डाटा थोड़ा आप जानते हैं 2019 के हिसाब से आएगा। फॉरेस्ट सर्वे 2021 आप जानते हैं, उसका वीडियो आपको स्पेशली प्रोवाइड किया जाएगा, या आपने जनवरी वाला करंट अफेयर्स कवर किया होगा तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिले होगा। तो अब क्या है कि 2021 फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, अब ये 8,07,276 हुआ करता था, अब इसमें थोड़ा बढ़ोतरी हुई है वन और वृक्षों की जो आच्छादित जो क्षेत्रफल है। रिपोर्ट देखेंगे 2021 फॉरेस्ट सर्वे, तो वहाँ पर जो बढ़ोतरी हुई है 2,261 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो 72,274 अब ये लगभग 75 हो जाएगा, तो इसमें इतना आप प्लस कर देंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। ये 24.56 की जगह आप कर देंगे 24.62 हो गया, ठीक है। तो ये आप फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 से अपडेट होइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी बढ़ोतरी के मामले में भी 21 के हिसाब, ये 2019 का डाटा दिया, ठीक है। अब 2021 यदि आपने कवर किया होगा तो आपको मालूम होगा कि अब ये कर्नाटक नहीं है, आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर आ गया है बढ़ोतरी के मामले में। इसके बाद तेलंगाना है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है बढ़ोतरी में, इसके बाद फिर तेलंगाना है। तेलंगाना के बाद एक और है, आप चले जाएंगे नीचे, यानी उड़ीसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये है 3 बढ़ोतरी के मामले में। तो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी आंध्र प्रदेश में हुई है, लगभग 647 वर्ग किलोमीटर है। 632 तेलंगाना का आ जाता है। उसके बाद उड़ीसा का देखेंगे तो 537 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है 2019 की अकॉर्डिंग, 2021 में जो अपडेटेड आया हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज। यदि यूपी स्पेशल परीक्षा बाड़ी के 535 MCQ का मास्टर वीडियो कवर किया होगा तो आपको मालूम होगा लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर एवं डोलोमाइट है। वस्तुतः खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक निर्धन राज्य है। यहाँ देश के कुल खनिज उत्पादन के लगभग 1% खनिज प्राप्त होता है। डोलोमाइट मिर्जापुर, बांदा एवं सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश चूना पत्थर के संचित भंडार की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। सीमेंट की श्रेणी का चूना पत्थर मुख्यतः मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों में मिलता है। तो याद रखिएगा आपका चूना पत्थर डोलोमाइट, ठीक है। बाकी यहाँ पर उतना आपको ध्यान नहीं देना है, ये डाटा अपडेट होते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कोयला सोनभद्र सुंगरौली रीजन का आ जाता, तो ये बिल्कुल सही मिला हुआ है। बलुआ पत्थर मिर्जापुर, यह भी सही है। सिलिका बालू के लिए प्रयागराज इलाहाबाद है। यूरेनियम की बात की जा रही, जो कि झांसी नहीं ललितपुर होता है, इसलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन डी गलत है, यानी सुमेलित नहीं है। तो डी सही जवाब हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। उत्तर प्रदेश में कोयला सोनभद्र जिले के निचले गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। सोनभद्र जिले के संगरौली क्षेत्र में कोयले का विशाल भंडार है। बलुआ पत्थर मिर्जापुर जिले में पाया जाता है। सिलिका बालू उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना नदी से कांच बनाने योग्य सिलिका बालू प्राप्त किया गया है। तो दोस्तों 25 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं शर्ट नंबर 23 के। अब यहाँ पर कुछ परीक्षा स्पेशल नोट दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सब्जियों के रंग अथवा कड़वापन का कारण बताया गया है कि आलू का जो हरा रंग है वो किस कारण होता है, तो सोलोनिन है। सब्जियों में होने वाले रोग की बात की गई है, तो इम्पॉर्टेंट तथ्य है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये इम्पॉर्टेंट तथ्य है तो आप कवर ही कर लो। आलू का हरा रंग किसके कारण होता है, तो इसमें पाए जाने वाले सोलोनिन है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण। प्याज में पीला रंग क्वेरेसिटीन के कारण होता है। प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन है। मिर्च में लाल रंग कैप्सेनथिन है। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुर्मिनिन है। गाजर में लाल रंग तो एंथोसाइनिन है। करेले में कड़वाहट जो होती है वो मेमोर्डी कोसाइट है। लहसुन में गंध का कारण है एलाइसिन। प्याज में गंध है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। मिर्च में तीखापन का कारण है कैप्सेसिन। और चने की पत्ती में जो खटास है वह ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। अगला तथ्य है सब्जियों में होने वाले रोग। तो आलू का जो ब्लैक हार्ट रोग है वो भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से। चुकंदर में हार्ट रोट बोरान की कमी से। और चुकंदर में चित्तीदार जो पीला रोग होता है वह मैग्नीज की कमी से। जबकि फूल गोभी में ब्राउनिंग जो कलर है हो जाता है वो होता है बोरान की कमी के कारण। सलजम में वाटर कोर तो मैग्नीज है। और फूल गोभी में हुइपटेल होने का कारण है मॉलीब्डेनम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेट नंबर है वो है आपका 24। पहला प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 70 लीटर। यह कितने लीटर? 70 लीटर। देखिए 2008 से लेकर 2008 में जो पेपर हुए हैं, इसके बाद 2015, ठीक है। ये जो लेखपाल का प्रैक्टिस पेपर जो प्रीवियस ईयर में हुए हैं घटना चक्र, तो घटना चक्र जो एक बुक है जिसमें कि प्रीवियस ईयर दिए गए हैं पेपर लेखपाल वाले, तो उसका PDF जो है आपको, ठीक है, एक नई 2022 एडिशन भी इन्होंने निकाला है। तो क्या है कि थोड़ा उसको अपडेट कर दिया कवर ओवर, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो वही होंगे ना आपके। तो 2021 एडिशन जो है वो PDF पड़ा है टेलीग्राम पर, ज्वाइन कर लीजिए। अगर ज्वाइन किए हों आप लोग तो वहाँ पर मिल जाएगा पूरा, मार्गदर्शिका के नाम से है प्रश्नोत्तर। चलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों या उनके घरों में से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा अगर की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देगा? ऑप्शन डी त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की है और आने वाले 3 वर्षों में इस क्षेत्र से 2000 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करने का भी लक्ष्य रखा गया है। भारत का जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात 2020-21 में बढ़कर कितना हो गया है? ऑप्शन सी 51%। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई है? वर्ष 1949। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट 1949 ईस्वी में प्रकाशित की गई
राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की पहल पर यह योजना गठित की गई थी और इस योजना ने 1948 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? तो आप जानते हैं इसका पहला जो है खेल विश्वविद्यालय की बात भी की जा रही है और वह मेरठ में होगा। नाम होगा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने 2 जनवरी 2022 को मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के मेरठ की सरधना कस्बे की सलावा और कैली गांव में की जाएगी। इसे लगभग 700 करोड़ रुपए की अनुमानित जो है लागत से स्थापित किया जाएगा और ये आधुनिक और अत्याधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस होगा। इसमें निशानेबाजी, स्क्वैश, जिम्नास्टिक, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, कैनोइंग और कायाकिंग की सुविधाएं होंगी। विश्वविद्यालय की क्षमता जो होगी वो कितना खिलाड़ियों के होंगे तो क्षमता वगैरह ध्यान लो, कभी कभी एग्जाम में क्षमता वगैरह भी पूछ लेंगे। ठीक है, तो रैंक के मामले में देखेंगे तो 1080 की बात की जा रही है। जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? नाम रहा इनका एम.एन. रॉय। ऑप्शन सी। जन योजना का प्रारूप एम.एन. रॉय ने प्रस्तुत किया था। वर्ष रहा 1945 और प्रणाली रही साम्यवादी प्रणाली। उद्देश्य रहा जनता की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करना। प्रस्तावित जो व्यय रहा 15,000 करोड़ रुपये। अवधि रही 10 वर्ष। तो जन योजना का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया? एम.एन. रॉय ने। अगला प्रश्न है कि सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर्वोदय योजना। ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय योजना प्रतिपादक जयप्रकाश नारायण रहे। प्रकाशन वर्ष 30 जनवरी 1950 रहा है। उद्देश्य अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना करना और सिद्धांत रहा गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत पर आधारित। विशेष क्या रहा कि आर्थिक विषमता को न्यून करना, आर्थिक खेती को बढ़ावा देना, राज्य की समग्र आय का पंचायतों तथा शासन सत्ता में समान विभाजन। भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन और विकास विभाग का कब खोला? तो वह वर्ष होगा 1944। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किस राज्य में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स जो है वो लॉन्च किए हैं? 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 23 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स लॉन्च किए हैं। यह नोड्स मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में स्थित होंगे। तो इनका जो स्थल है ये भी याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यूपी स्पेशल है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में चरकुला नृत्य प्रसिद्ध है? चरकुला, तो चरकुला है ब्रज का। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा। चरकुला नृत्य ब्रजमंडल है। रावला नृत्य बुंदेलखंड का, धोबिया पूर्वांचल का और कालाबाजी अवध रीजन का है। राज्य में संतरे की पैदावार वाला है। एक संतरा पूछा जाता है और एक अक्सर आंवला भी पूछा जाता है। तो आंवला का आप जानते हैं प्रतापगढ़ है और संतरे का हो जाएगा सा से संतरा और सा से सहारनपुर। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। गेहूं के प्रति हेक्टेयर अधिकतम उत्पादन वाला राज्य। देखिए गेहूं उत्पादन नहीं पूछा जा रहा, यहाँ पर प्रति हेक्टेयर अधिकतम उत्पादन की बात की जा रही प्रति हेक्टेयर। तो ध्यान देना है, अगर खाली उत्पादन पूछ लिया था तो आप उत्तर प्रदेश लगा देते प्रति हेक्टेयर, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा पंजाब। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की समय अवधि क्या है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। खासकर ग्राम समाज में ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जा सकने के चांस हैं। तो यह 15 से 22 है। कब से? 15 से 22। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 ईस्वी में शुरू की गई थी और इस योजना के जो लक्ष्य है 2022 तक सभी लोगों को किफ़ायती आवास प्राप्त कराना है। यह योजना शहरी विकास मंत्रालय एवं ग्रामीण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है और हाल ही में इसकी जो समय अवधि है वह बढ़ाकर मार्च 2022 कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा टाइम पीरियड जो 7 साल का रहा है अब इन्होंने थोड़ा 2 साल और बढ़ा दिया है। कब?
मार्च 2024 तक। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जा रही है और इलेक्शन भी 2024 में ही होगा। तब तक टारगेट है सरकार का कि सबको घर जो है वो दिला दिया जाए। तो इस तरह थोड़ा याद रख सकते हैं कि इलेक्शन होगा प्रधानमंत्री का उस समय, तो 2024 तक टारगेट भी बढ़ा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरह माइंड में रहेगा। पुरापाषाणकालीन स्थल दैट इज बेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ है? तो वह होगा प्रयागराज, इलाहाबाद। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। बेलन घाटी चंदौली की चकिया तथा सोनभद्र के सिंगरौली घाटी से प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, यानी मिले हैं? तो यहाँ पर जानते हैं एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आप घटना चक्र वगैरह पढ़ते होंगे तो पहले ही चैप्टर में आप कवर कर लेते होंगे। तो स्थान यहाँ पर होगा कोलाढिवा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। इलाहाबाद में स्थित कोलाढिवा एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक पुरास्थल है जहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चावल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो आपको लगाना होगा कोलाढिवा। बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? बेलन नदी घाटी, तो निर्देशन कौन कर रहे थे? प्रोफेसर GR शर्मा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। बेलन नदी घाटी के पुरातत्व स्थलों की खोज और खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में हुआ था। यज्ञदत्त शर्मा ने आलमगीरपुर की, SR राव ने लोथल की तथा SG मजूमदार ने चन्होदड़ की खोज की थी। आलमगीरपुर यही स्थल है कि आप जानते हैं, जो कि आपका हड़प्पा जो स्थल है, इसके चारों जो स्थल पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। तो सबसे पूर्वी जो क्षेत्र है हड़प्पा सभ्यता का वो आलमगीरपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश का स्थल है। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर, ठीक है, स्थित है। और 3 ही स्थल अपने यहाँ भारत में मिलेंगे। एक जम्मू कश्मीर वाला मांडा का होगा, सबसे उत्तरी छोर हड़प्पा सभ्यता का। नीचे आप जाएंगे तो महाराष्ट्र का अहमदाबाद होगा, और जो कि ये सुतकांगेड और बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये चारों क्षेत्र हैं जो हड़प्पा स्थल का है, चारों कोना है ना। तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं दोस्त। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त कौन? वही भारत की नेपोलियन के नाम से। तो समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का वर्णन करने वाला जो प्रशस्ति काल है वह कहाँ पर अवस्थित है? समुद्रगुप्त। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा, प्रयागराज में। समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का जो वर्णन है वो कवि हर्षिण द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में है, जो कि प्रयागराज में अवस्थित है। इसे अशोक स्तंभ भी कहते हैं। मुगल शासक अकबर ने इस स्तंभ को इलाहाबाद के जिले में पुनः लगवाया था। अयोध्या का शिलालेख किस वंश के शासकों ने लिखवाया था? ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा, सुंग वंश। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा, सिकंदराबाद। अकबर के मकबरे का निर्माण उसके पुत्र जहांगीर ने आगरा के पास स्थित सिकंदराबाद में करवाया। इस 5 मंजिली पिरामिड के आकार के मकबरे की सबसे ऊपरी मंजिल पूर्णतः संगमरमर की बनी है। अकबर के मकबरे को जाट सरदार राजा राम द्वारा औरंगजेब के काल में तोड़ा गया। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? ताजमहल का मुख्य वास्तुकार, तो वास्तुकार रहे हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। ऑप्शन सी। तो उस्ताद अहमद लाहौरी हो गए, और मुख्य जो मिस्त्री रहे, मिस्त्री, वो उस्ताद ईसा थे। बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था? तो बक्सर की लड़ाई में शुजाउद्दौला। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजों व बंगाल की अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य हुआ, और इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मोनरो
लड़ा था और इस लड़ैया में अंग्रेजों ने क्या है, जीत हासिल की थी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ते रहिएगा। बक्सर की लड़ाई हुई, फिर इलाहाबाद संधि वगैरह हुई, ये सब चीज़ें आप मॉडर्न हिस्ट्री से अच्छे कवर कीजिए दोस्तों। वैसे लेखपाल के लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं, घटना चक्र रिवाइज कर लो अच्छे से, जो टू द पॉइंट नोट वाली बुक है, प्लस अपना लूसेंट वगैरह पढ़ लो, बस कवर हो जाएगा। लेखपाल के लिए कुछ खास नहीं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 22वां नंबर। अच्छा, लूसेंट हम इसलिए कवर नहीं करवाए होंगे, आपने देखा होगा चैनल पर, क्योंकि लूसेंट में कुछ कुछ कहीं कहीं जो है फैक्ट जो है थोड़ा अपडेट नहीं है, तो वो मज़ा नहीं आती। तो घटना चक्र से आप कवर कर लीजिएगा अच्छे से दोस्त। बाकी लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है उसको कर लीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाले हैं। चलो यहाँ पर मिलाओ, अणुशक्ति केंद्र दे रखे हैं और राज्य दे रखे हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक ही है, यूपी स्पेशल कवर कर लिया होगा तो पूरा पढ़ डाला होगा तो मालूम हो गया होगा कि उत्तर प्रदेश में एक अणुशक्ति केंद्र है और वह नरौरा बुलंदशहर का है। तो भाई डी का 1 कर डालोगे आप फट से तुरंत। इसके बाद महाराष्ट्र में जो जाएगा वो थाल होगा, कर्नाटक की बात करोगे तो कैगा हो जाएगा और राजस्थान का हो जाएगा रावत भाटा। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा, ए का 2 होगा, बी का 4 हो जाएगा और सी का 3 होगा और डी का 1 हो जाएगा, यानी 2 4 3 1। आइए देखते हैं 2 4 3 1 अगली साइड में। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 2 4 3 1। थाल गुरु जल संयंत्र महाराष्ट्र में है, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कर्नाटक राज्य में, रावत भाटा राजस्थान में तथा नरौरा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल, तो सिंपल सी बात है, सौर सेल ही होगा, ऑप्शन सी। सौर बैटरी या सौर सेल फोटोवोल्टाइक प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। प्रश्नगत विकल्पों में यह ऊर्जा का सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल स्रोत है। पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद एवं नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से कुछ न कुछ मात्रा में पर्यावरण का तो निम्नीकरण अवश्य होता है। इसलिए इन चारों विकल्पों में सबसे अच्छा जो है थोड़ा वह सौर सेल है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? धारणीय विकास की दृष्टि से, सतत विकास की दृष्टि से, तो वह है जल विद्युत। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस व परमाणु ऊर्जा की अपेक्षा जल विद्युत धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है। भारत जल विद्युत उत्पादन में 5वें स्थान पर है। अब ये लोग अपना थोड़ा डाटा वाटा अपडेट नहीं किए हैं, तो आप लोग थोड़ा अपडेट रहते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ 5वां बता रहे हैं, हिसाब से आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर तीसरा होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा क्या तीसरा स्थान है जल विद्युत उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में। कतरनिया घाट वन्यजीव बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कतरनिया घाट, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बहराइच। कतरनिया घाट उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित वन्यजीव विहार है और यह 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्ष 1987 ईस्वी में इसे प्रोजेक्ट टाइगर की दायरे के तहत लाया गया था। और इसी 25 प्रश्न के साथ सेट नंबर 24 कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद कोई नोट नहीं दिया है, अगला सेट आ रहा है आपके पास 25 नंबर। पहला प्रश्न है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र या व्यवस्था में जो शामिल हैं 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो सबसे निचले पायदान पर होता है ग्राम सभा, ब्लॉक खंड स्तर पर देखेंगे तो पंचायत समिति और जिला लेवल पर देखेंगे जिसको कि जिला परिषद कहते हैं। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा।
केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम एक स्तरीय ग्राम पंचायत है। असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा द्विस्तरीय। पश्चिम बंगाल 4 स्तरीय है। तो आप देख रहे हैं बाकी कहाँ हर जगह कौन सा स्तर होगा, त्रिस्तरीय होगा। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि पूरे भारत में कौन सा ऐसा राज्य जहां पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, दैट इज ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, फिर आंचलिक परिषद, जिला परिषद। ठीक है, तो ये 4 स्तर बताए गए। कहाँ पर? ये होगा जहाँ की आप जानते हैं वर्तमान में पूरे भारत में एक ही महिला मुख्यमंत्री हैं और वो है ममता बनर्जी। तो उन्हीं का ये राज्य है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी है? तो वह होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री ने 23 दिसंबर को वाराणसी के करखिया में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी है। कहाँ? वाराणसी में। बनास डेयरी संकुल 30 एकड़ भूमि में फैला होगा और लगभग 475 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसमें पर डे 4 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की सुविधा होगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल में 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कौन शामिल नहीं था? तो दुर्गापुर भी रहा, भिलाई का रहा, राउरकेला का भी रहा, लेकिन जो बोकारो है या नहीं रहा है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान रूस के सहयोग से 1964 में स्थापित किया गया और वर्तमान में यह झारखंड राज्य में स्थित है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मपोषित विकास, ऑप्शन ए। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मपोषित विकास था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड रहा वो 61 से 66 ईस्वी तक रहा है और यह पंचवर्षीय योजना पूर्णतः असफल रहा। इसकी असफलता का प्रमुख कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध एवं 1965-66 का अकाल रहा है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? आर्थिक राजधानी कहाँ की? उत्तर प्रदेश की, वो है कानपुर। और कानपुर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, दैट इज उत्तर भारत का मैनचेस्टर। भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाली वाराणसी है। हाल ही में किस राज्य में प्रशासन गांव की संग अभियान शुरू किया गया है? प्रशासन गांव की संग अभियान, ऑप्शन यहां पर आपका सही जवाब होगा सी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने राज्य के दूरदराज के गांवों में सरकारी सेवाओं तक स्थानीय पहुंच प्रदान करने के लिए 17 दिसंबर 2021 को प्रशासन गांव की संग नाम से एक मेगा अभियान शुरू किया है। स्थानीय प्रशासन के 22 विभागों के अधिकारी हर ग्राम पंचायत के ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर आवेदकों को मौके पर ही समाधान मुहैया कराएंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक परिव्यय किस भाग पर किया जाता था? परिवहन एवं संचार, ऑप्शन डी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक परिव्यय परिवहन एवं संचार पर किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड रहा 56 से 61 रहा है और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित रही है? तो पीसी महानवोन्मेष मॉडल पर। इसकी प्राथमिकता रही आधारभूत एवं भारी उद्योग। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की क्या है? स्थापना की गई। बाकी जो बोकारो वाली रही है इसकी आगे अग्नि यानी कि तीसरी पंचवर्षीय। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है भाई 8वां कि सैयद सालार उर्स मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? कौन सा मेला? सैयद सालार मेला। 4 विकल्प दिए गए हैं, बलरामपुर, बहराइच, गोरखपुर, अयोध्या। कौन सा मेला? सैयद सालार। यदि यूपी स्पेशल आपने पढ़ा होगा या 535 MCQ मास्टर वीडियो भी कवर किया होगा तो आपको याद आ गया होगा बहराइच। सैयद सालार उर्स मेला उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आयोजित किया जाता है, जबकि जो देवी पाटन मेला है वह बलरामपुर में लगता है। खिचड़ी मेला जो कि गोरखपुर में लगता है और परिक्रमा मेला
अयोध्या में। भारतीय कला भवन कहाँ बनाया गया है? सही जवाब होगा वाराणसी में। भारतीय कला भवन उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थापित है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1920 ईस्वी को की गई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक चित्रशाला है और यह एशिया का सबसे बड़ा कला विश्वविद्यालय संग्रहालय है। और अयोध्या में एक और क्या भवन है? दैट इज कनक भवन। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? कृषि जलवायु पूछा जा रहा है, शस्य नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान देना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका 9 सही जवाब हो जाएगा। कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अक्सर जो आपसे पूछा जाता है वो संख्या ही पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं आगे। भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? सिंचित क्षेत्र वैसे एरिया के हिसाब से देखेंगे तो राजस्थान सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से और उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा आता है। लेकिन सिंचित क्षेत्र की बात की जा रही है तो इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 होगा। और सबसे ज़्यादा जो सिंचित होता है जानते हो ट्यूबवेल से होता है, नलकूप से होता है। भारत के शीर्ष 5 सर्वाधिक सिंचित राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? भारत के कितने राज्यों से? राज्यों की बात की जा रही है तो आपका सही जवाब होगा 8। यहीं पर यदि लिखा होता राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों से तो आप वहां पर दिल्ली को भी इंक्लूड कर लेते तो आपका आंसर हो जाता 9। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों दैट इज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो 8 + 1 9। केंद्र राज्य दोनों होता तो आप 9 लगाते। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो सीमा है स्थलीय सीमा वह मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है जो कि 11 जिलों को टच करता है। मध्य प्रदेश आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। तथा सबसे कम जो सीमा साझा करता है वो हिमाचल प्रदेश से है। और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो हिमाचल प्रदेश को टच करता है तो एक ही जिला है और वो है सहारनपुर। और यहीं पर आपसे एक और सीमाओं से संबंधित पूछ लिया जाता है, ये सोनभद्र है। ठीक है, तो पूरे भारत में एक ऐसा ही जिला है जो कि 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। या उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो चारों तरफ से सोना है, सोन है ना, सोन का मतलब सोना समझो। तो याद करने के तरीके से सोना है, सोने के लिए चारों तरफ से लोग क्या है घेर लेते हैं, हमको चाहिए सोना, हमको चाहिए। तो 4 राज्यों से टच करता है, दैट इज सोनभद्र। आगे बढ़ते हैं। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, पहले स्थान पर तो आपका राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है और तीसरे पर देखोगे तो महाराष्ट्र है और चौथे पर अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है। इसके बाद जम्मू कश्मीर हुआ करता था जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो आपको बस अक्सर जो है 3 ही याद रखिए। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा याद रखो। और यूपी स्पेशल है तो चौथा भी याद कर लो, यूपी का स्थान ही। बाकी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा प्रयागराज में, ऑप्शन सी। नाम क्या है? राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। यह राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के नाम पर रखा गया है और इसका अस्थायी परिसर इलाहाबाद स्थित फाफा मऊ में है। तो बस इतना याद रखो, प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? तो प्रयागराज में। स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया था? स्कंदगुप्त ने भीतरी अभिलेख। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा, गाजीपुर। गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भीतरी स्तंभ लेख लिखवाया जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश की गाजीपुर जिले के
सैदपुर भितरी नामक स्थान पर अवस्थित है। और गाजीपुर से अक्सर एक और एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न यूपी स्पेशल का, दतित अफीम फैक्ट्री, तो वो भी गाजीपुर में है। अगला प्रश्न है सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? तो वह है जौनपुर, ऑप्शन बी। शिक्षा, संस्कृति, कला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र बन जाने के कारण जौनपुर को सिराज ए हिंद यानी पूर्व का सिराज कहा जाने लगा। सिराज ए हिंद से आशय भारत का सरताज से है। अगला प्रश्न है कि आगरा के किले में मोती मस्जिद, आगरा का जो किला है उसमें मोती मस्जिद का जो निर्माण करवाया, किसने करवाया था? ऑप्शन आपके दे रखे हैं कि आगरा किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया। 4 विकल्प दिए हैं, आंसर आपको बताना है। तो इसका सही जवाब बनेगा शाहजहां, ऑप्शन डी। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जबकि आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। और दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? तो वहाँ रहे हैं सिकंदर लोदी, जिन्होंने आगरा की स्थापना भी करवाई, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की तथा अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी। ज्ञातव्य है कि सिकंदर लोदी ने ही 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना भी की थी। अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण, अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बकी ने। मीर बकी कौन थे? तो ये बाबर के रहे हैं सेनापति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विद्युत संयंत्रों में कौन गैस आधारित है? औरैया, दादरी, टांडा, ऊंचाहार, कौन कौन है इसमें से? सभी हैं कि 1, 2, 2, 3, 4, 5, कौन सा है? तो सिंपल सी बात है, औरैया और दादरी है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। देखिए यूपी स्पेशल के लिए ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना आपको। परीक्षा बाणी की एक बुक आती है पतली, 2 बुकें आती हैं, एक समग्र अध्ययन की, एक उसी का संक्षिप्त है। तो संक्षिप्त ही आप ले लीजिए, उसी को अच्छे से पढ़ लीजिए, या घटना चक्र की एक आती है उसको कवर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से लेखपाल की पतली वाली बुक ले लीजिए परीक्षा बाणी, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। बाकी प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा, ये सारी बातें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। एनटीपीसी संयंत्र में टांडा और ऊंचाहार ताप विद्युत गैस केंद्र गैस आधारित संयंत्र नहीं है, जबकि औरैया और दादरी गैस विद्युत संयंत्र है। 817 मेगावाट की गैस वेस्ट कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट एंड एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट दादरी परियोजना की आधारशिला 22 फरवरी 2004 को रखी गई और यह विश्व की गैस आधारित सबसे बड़ी परियोजना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि ताज ट्रैपीजियम जोन को पर्यावरण मित्रवत ग्रीन पावर प्रदान करें। यह ग्रीन पावर क्या है? यह ग्रीन पावर क्या है? तो खोई पर आधारित पावर का सह उत्पादन है। वर्ष 2005 में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया कि ताज ट्रैपेजियम जोन को ग्रीन पावर प्रदान किया जाए। इस कारण गैर पारंपरिक ऊर्जा विभाग और अमेरिकी सहायता के द्वारा खोई पर आधारित ऊर्जा के सह उत्पादन की पायलट प्रोजेक्ट का प्रस्ताव हुआ। खोई पर आधारित ऊर्जा उत्पादन एक बायोमास प्रौद्योगिकी है। और खोई जानते हो, जो बैल कोल्हू या जो आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी से भी लोग चलाते हैं, जिसमें कि गन्ने की पेराई होती है, तो गन्ना इसमें जो लगे होते हैं बेलन की तरह, तो बीच में जब गन्ना जाता है तो रस जो है नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो आप जो जूसर वगैरह जो लोग बेचते हैं गिलास की 10 रुपया 20 रुपया, वहाँ पर भी आप देखते होंगे, तो गन्ना डालते हैं तो जो पीछे गन्ना चूस के निकल जाती है पार्ट, दैट इज कॉल्ड खोई। ठीक है, तो ये खोई है। और गन्ने वाले जानते हो इसको 20 बार इसी में घुसाएंगे, है ना, फिर इसी में से रस निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है? कोयला।
भारत सरकार विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार 31 जनवरी 2013 का अपडेटेड है कि भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो कितनी है, 2,11,766.22 मेगावाट थी और इसमें कोयले पर आधारित तापीय विद्युत का हिस्सा सर्वाधिक रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित में से किसका है? निम्नलिखित में से आपको चूज करना है। दैट जो होगा ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है 24 नंबर है कि ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो आ रहे हैं लेखपाल। ऑप्शन यहां पर सी सही जवाब होगा, और जिसको कि पहले पटवारी के नाम से लोग, पटवारी अभी किसी किसी राज्य में पटवारी भी है, लेकिन यूपी में देखोगे तो इसका नाम लेखपाल है वर्तमान में। राजस्थान वगैरह हम तो पटवारी बोलते हैं। अगला प्रश्न है जाबो ग्रामीण खेती करने का जो तरीका है वो कहाँ पर विद्यमान है? जाबो। तो जाबो एक ग्रामीण खेती करने का तरीका है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा, नागालैंड। जाबो ग्रामीण खेती की एक प्रणाली है जिसमें चावल की खेती की जाती है। किसकी? चावल की। नागालैंड की अंगांगी जनजाति द्वारा जो है की जाने वाली यह स्वदेशी कृषि प्रणाली है और पूर्वोत्तर राज्य में झूम कृषि भी प्रचलित है। इसे कर्दन दहन या रूपांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। हार्नबिल त्यौहार जो है वो नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है। वर्ष 2021 से त्रिपुरा में भी इसे मनाया जा रहा है। किसको? हार्नबिल को। तो दोस्तों 25 प्रश्न की श्रृंखला यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाती है और इसी के साथ सेट नंबर 25 तक आपने कवर कर लिया है। 5 सेट और बचे हैं, तो कोशिश होगी एक वीडियो और आए और उसी के साथ आपका पूरा का पूरा ग्राम समाज का 30 मॉडल सेट टेस्ट पेपर जो हो कंप्लीट हो जाए। तो इसी के साथ आपका 25 सेट कंप्लीट हो गया है।